हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। देखिए, आज का जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस बार के प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से। आप जानते हैं ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ज़रूर इस बार के प्रेलिम्स में आपके आएगा। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इससे क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जानी चाहिए वो डेफिनेटली हम देखेंगे और क्या आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिस पे इलेबोरेशन नहीं की गई है, हम उसको पिकअप करेंगे और उस पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आई वुड टेल यू दैट ऑल्सो। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। बहुत ही आसान एक आर्टिकल है, बहुत आसानी से आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आई वुड एक्सप्लेन टू यू इन दैट पर्टिकुलर मैनर। अब देखिए, ये केस आप जानते हैं यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही फेमस हो गया है। आरिफ एंड हिज सारस, द स्पेशल बॉन्ड बिटवीन क्रेन इंडियन फार्मर। अब आप जानते हैं कि लास्ट फरवरी क्या हुआ, 35 ईयर ओल्ड मोहम्मद आरिफ वो घर लेके आए एक इंजर्ड सारस क्रेन को। कहाँ से? ऑफ कोर्स आप जानते हैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, यूपी की। तो बर्ड बहुत ही जल्दी रिकवर कर गई, बहुत ही जल्दी, लेकिन वो उन्हें छोड़ के नहीं गई। ऑफ कोर्स जो आरिफ मोहम्मद जी हैं उनका कहना है कि जब हमने इनको ट्रीट किया, जैसे भी ध्यान रखा, ठीक होने के बाद हमें एक्सपेक्टेड था कि इट वुड फ्लाई अवे, पर ऐसा नहीं हुआ। इट चोज टू स्टे बैक। ओके और साथ ही में आप जानते हैं जिस तरह का फेम इस डुओ को मिला है, यू वेरी वेल नो अबाउट इट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पिछले हफ्ते मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान को बुक किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ लॉज। ओके और साथ ही में बर्ड को यानी कि सारस क्रेन को ले जाया गया समसपुर बर्ड सेंचुरी में और फिर कानपुर जू में। ठीक है, तो प्रॉब्लम है क्या? देखिए, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है कि आप इंजर्ड बर्ड को ट्रीट नहीं कर सकते तो आपको चार्ज कर लिया जाता है वाइल्ड लाइफ लॉज के तहत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार की अगर हम बात करें तो रेस्क्यूइंग वाइल्ड लाइफ एट विल इज नॉट परमिटेड। अगर आपको कोई अपने सामने दिखता है, कोई बर्ड है, कोई एनिमल है, कोई भी वाइल्ड लाइफ है जिसको आपको लगता है कि ट्रीटमेंट की जरूरत है, केयर की जरूरत है, पर आप अपनी विल पे उसे रेस्क्यू नहीं कर सकते, इट्स नॉट परमिटेड अक्रॉस द ग्लोब। ओके और क्यों? देखिए, यहाँ पे एक लॉजिक है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू करने की जरूरत होती ही नहीं है, दे आर नॉट इन नीड ऑफ रेस्क्यूइंग। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड कैट्स जो है वो अपने कब्स को, अपने बच्चों को कहती हैं जाइए आप हंट कीजिए, सीखिए धीरे धीरे, ठीक है, तो उनको छोड़ देती हैं। अब क्या होता है, वो वापस ही नहीं आते कभी। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे छोटे कब्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कोई ना कोई ह्यूमंस हमारे जैसे रेस्क्यू कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है बेचारे इनकी मदर भी नहीं आसपास, पता नहीं कहीं गुम गए हैं, क्या हो गया है, उनको रेस्क्यू नहीं करना था। दे वर सॉर्ट ऑफ ट्रेन्ड बाय देयर मदर, पर ऐसा नहीं हुआ। और साथ ही में रीजन ये भी है कि बहुत सारे रेस्क्यूअर्स हमारे जैसे जो हैं वो इतने इक्विप्ड भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए, क्या नहीं। और साथ ही में हमारे लिए वो एनिमल सही है, पर मे बी वो एक थ्रेट बन जाए पब्लिक हेल्थ के लिए, सो वी डोंट नो एनीथिंग। ओके, तो इसीलिए अक्रॉस द ग्लोब रेस्क्यूइंग वाइल्ड लाइफ एट विल इज नॉट परमिटेड। जैसा कि 2019 का हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक सिंगर जो थी मलेशिया में, वो एक सन बेयर को घर लेके आई और उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत वीकेंड स्टेट में थे, सो शी नर्स्ड बैक, सो शी नर्स्ड इट बैक टू हेल्थ, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, पर ऑफ कोर्स एक मलेशियन कोर्ट ने उनको सू किया वाइल्ड लाइफ लॉज के तहत। तो ऐसे ही यूएस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया के लॉज क्या कहते हैं? अब ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 39 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो ये कहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वो ये कहता है दैट नो पर्सन इज अलाउड टू एक्वायर or keep in his possession, custody or control any wildlife which is a state property. ओके तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये आपके प्रीलिम्स में एज इट इज स्टेटमेंट लिखी होगी दैट अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नो पर्सन इज अलाउड टू एक्वायर और कीप इन हिज पोजेशन, कस्टडी और कंट्रोल एनी वाइल्ड लाइफ विच इज अ स्टेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे नो पर्सन और एनी वाइल्ड लाइफ पढ़ के आप ये मत समझिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया रेस्क्यू करना या पोजेशन में रखना सही क्यों नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बाय चांस किसी इंजर्ड बर्ड को, किसी इंजर्ड एनिमल को या किसी भी और एनिमल को अपने पोजेशन में रखते हैं,
तो आपको इमीडिएटली यानी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर 48 आवर्स इज द थिंग यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि इसको मिन्यूपुलेट करके आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ सकती है कि पोजेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना होता है। जी नहीं, 48 आवर्स इज द थिंग, ओके, इज द ड्यूरेशन। 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप किसी को ऐसे पोजेशन करते हैं या किसी को घर लेके आते हैं तो आपको रिपोर्ट करना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या फिर किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को। ओके, अब एक और चीज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन 57 इसी एक्ट की कहती है। ये सेक्शन 57 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या कहता है, दैट इफ अ पर्सन इज फाउंड इन पोजेशन, custody or control of any wildlife, the burden of proof for establishing that the possession, custody or control is not illegal is on the person। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैनिपुलेट करके आपके प्रीलिम्स में क्या आ सकता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये एस्टैब्लिश करने का जो पोजेशन है वो इलीगल नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, जो बिल्कुल ही गलत है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो अक्यूज्ड पर्सन है इस केस में, जिस पर्सन के पास पोजेशन है, उस पे है ये एस्टैब्लिश करने का कि इलीगल तरह से मैंने इसको पोजेस नहीं किया है। ओके, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम इन टोटालिटी देखें तो क्लियरली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो किसी को भी अलाउ नहीं करता कि आप एक इंजर्ड वाइल्ड बर्ड को घर लेके आएं और महीनों तक अपने पास रखें विदाउट एनी रिटन परमिशन फ्रॉम द स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। लेकिन अब ये हार्ड एंड फास्ट जो रूल है ना, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सारस क्रेन के केस में। और एक केयर गिवर जो इस जगह फार्मर है, आरिफ मोहम्मद जी, यहाँ पे आप जानते हैं मोहम्मद आरिफ जी एक फार्मर है, तो फार्मर पे हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई करना और सारस क्रेन पे हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। क्यों, ऐसा क्या है स्पेशल सारस क्रेन के बारे में? अब देखिए, अगर हम 1861 के समय की बात करेंगे तो एक ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट LH अर्बी वो लिखते हैं सारस क्रेन जो उन्होंने अवध में यानी कि अवध में उस समय जो हम बोला करते थे उसमें ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या कहा, ये जो यंग बर्ड्स हैं ये दे आर वेरी इजीली रेयर्ड बाय हैंड and become very tame and attached to the person who feeds them, following him like a dog। यानी कि अगर आपने देखे YouTube पे या कहीं पे भी मोहम्मद आरिफ जी की भी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते हैं कि जैसे वो स्कूटी चला रहे हैं तो पीछे पीछे सारस क्रेन, जहां भी वो जा रहे हैं तो सारस क्रेन आ रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, अगर आप उनको थोड़ा सा भी केयर दिखा देते हैं, थोड़ा खाना खिला देते हैं, तो इतना इमोशनली अटैच हो जाती है सारस क्रेन आपसे, तो जहां भी आप जाओगे वो आपको फॉलो करेगी। लेकिन ये बिहेवियर ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों है, ये 75 ईयर्स बाद हमें इस पे एक एक्सप्लेनेशन मिलती है एक ऑस्ट्रियन जूलॉजिस्ट के माध्यम से, जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो यंग प्रिकॉशियल बर्ड्स हैं, प्रिकॉशियल बर्ड्स कौन सी होती है, जो एक एडवांस स्टेट में पैदा होती हैं। एडवांस स्टेट मतलब वो फेदर्स हैं उनके पैदा होते ही, जैसे ही पैदा हुए हैं वो मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इस तरह के बर्ड्स जो है ना जो एडवांस स्टेट में पैदा होते हैं, तो ये जो प्रिकॉशियल यंग बर्ड्स होती हैं ये अपने पेरेंट्स को, रियल पेरेंट्स हो या फॉस्टर पेरेंट्स हो, जो भी उनको इमीडिएटली दिखता है अपने पैदा होने के बाद, उनको फॉलो करते हैं हर जगह, ठीक है। इसे हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटिंग स्टार्ट्स विद हैचिंग सो दैट द चिक्स फॉलो द एप्रोप्रिएट अडल्ट फॉर सेफ्टी। अपनी सेफ्टी के लिए जहां जहां वो अडल्ट जा रहा है वहां वहां वो उनको फॉलो करते हैं पीछे पीछे, ठीक है। हैचिंग के बाद से ही, अपने अंडों में से निकलने के बाद से ही, ठीक है। तो ये चीज आपको इम्प्रिंटिंग वाली जो चीज है वो डेफिनेटली सारस क्रेन के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो आप इम्प्रिंटिंग की बात है, अपने पेरेंट्स को या अपने केयर गिवर्स को फॉलो करना, ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक आपको एक अपना पैर नहीं मिल जाता, यानी कि सारस क्रेन को अपना एक ऑपोजिट सेक्स का कोई पेयर करने वाला नहीं मिल जाता, तब तक you follow on and you continue this imprinting thing। The species is anyways well accustomed to farmers and has been thriving in good numbers since the Green Revolution। अब देखिए, आप जानते हैं ये बात, if say you have been into roots, अगर आप ये इस तरह के कल्चर में पले बड़े हैं तो आप जानते हैं कि सारस क्रेन्स उत्तर प्रदेश के बहुत सारे फार्म्स पे बहुत इजीली दिखती हैं और फार्मर्स के साथ उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आप जानते हैं कि पैडी फील्ड्स पे है ना वो नेस्ट भी करती हैं सारस क्रेन्स। तो वी हैव गॉटन अकस्टम्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दे हैव आल्सो बिकम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ आवर्स, है ना। तो व्हाट इज फार्मर्स एटीट्यूड टू द सारस? Unlike in Southeast Asia, the Indian farmers have traditionally tolerated the species in their fields, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो और साथ ही में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टॉलरेट कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने भी खुद को, अब यूजुअली क्या होता है, ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है, नेस्टिंग सीजन कौन सा है, मॉनसून,
ठीक है। तो बहुत बार ऐसा है कि सिर्फ मानसून का वेट नहीं करती, हमारे केस में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही अगर आपने बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर दी, आर्टिफिशियल इरिगेशन भी, तो उनको लगता है ठीक है दिस इज गुड टाइम फॉर ब्रीडिंग, मैं अभी भी कर सकती हूँ। तो यू अंडरस्टैंड दैट वे, उन्होंने भी खुद को एडजस्ट किया है, हमने भी खुद को एडजस्ट किया है उनके साथ, ठीक है। बारिंग सम स्मॉल फार्मर्स हु रीसेंट, अब ऑफ कोर्स एक और चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, ये ओमनीवोरस बर्ड है, ओके। अभी हम यहाँ पे कुछ आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा ये ओमनीवोरस क्यों है, ठीक है। तो कहीं ऑफ कोर्स फार्मर्स नहीं पसंद करते क्योंकि उनकी क्रॉप डैमेज हो जाती है बहुत बार, लेकिन यूजुअली जनरल नोट पे आप कह सकते हैं हमारा एक बहुत डीप कल्चरल एसोसिएशन है सारस क्रेन के साथ, स्पेशली फार्मर्स का, ठीक है। ओमनीवोरस क्यों है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अब आपको इस तरह से याद रहेगा, बहुत बार ये फ्रेंड्स साबित होती हैं फार्मर्स के, क्यों, क्योंकि जो पेस्ट होता है, चूहे, बाकी पेस्ट, और ये जो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, ये बहुत, आप कह सकते हैं कि इनको बहुत अच्छा लगता है ये खाना, ठीक है। तो उनका ये खाना हो गया और फार्मर्स की हेल्प हो गई। तो और ऑफ कोर्स इतने सारे ग्रीन लैंड्स में ये रह रहे हैं, तो खा तो ये वेजिटेरियन भी लेते ही होंगे। तो इस तरह से अब याद रखिएगा कि ये ओमनीवोरस है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे और बेनिफिट्स क्या लिखे हैं, इन द नाइट, और ऑफ कोर्स जब रात के समय कोई नील गाय या कोई भी ऐसे क्रॉप को खराब करने वाले एनिमल्स आते हैं, तो इतनी श्रिल वॉइस है इनकी, इतनी श्रिल कॉल्स लगाते हैं कि बहुत आसानी से पता चल जाता है फार्मर्स को कि कोई हमारी क्रॉप को खराब करने आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं नाइट वॉचमैन की तरह भी एक्ट करते हैं। एंड वॉट नेक्स्ट, गिवन द बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन ऑफ द स्पीशीज टू बॉन्ड, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन है, मैंने आपको बताया इनमें इम्प्रिंटिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि बायोलॉजिकली इंक्लाइंड है कि ये बहुत जल्दी बॉन्ड कर जाते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल बैक इन 1989 एमिनेंट फोटोग्राफर रघु राय, आप बहुत अच्छे से जानते हैं रघु राय के बारे में, उन्होंने कैसे बहुत फेमसली डॉक्यूमेंट किया था कि एक सारस क्रेन रहती है, कुरकुट नाम था सारस क्रेन का, बुलाया जाता था विद अ फैमिली इन खजुराहो, है ना, और वो चपातीज खाती थी एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत ही घनिष्ठ आप समझ सकते हैं कि ऐसा रिश्ता है। द स्पीशीज इज नाइदर अ नोवेल्टी नॉर अंडर थ्रेट, और आप जानते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन, ओमनीवोरस है, वल्नरेबल है, ये चीज़ आपको पता है, तो एंडेंजर्ड तो नहीं है। अभी कुछ कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, आपको याद हो जाएगा। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अंडर थ्रेट इन द नॉर्दर्न इंडियन लैंडस्केप। देयरफॉर फॉलोइंग द, इसीलिए यहाँ पे जो ऑथर हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, वो ये कह रहे हैं कि आपने वाइल्ड लाइफ लॉ में हम मानते हैं लिखा है दैट नो पर्सन इज परमिटेड टू कीप इन पोजेशन अ पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ, लेकिन सारस क्रेन के टर्म्स में, फार्मर्स के टर्म्स में इसकी लेटर अप्लाई नहीं करना चाहिए, लॉ का स्पिरिट अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। सो ये आरिफ मोहम्मद या फिर मोहम्मद आरिफ जी का इन पे कोर्ट का ऑर्डर आना या जो भी ये सब कुछ हो रहा है, इनका ये कहना है ऑथर का, ये देखिए सही नहीं है, दिस वुड सेट डैमेजिंग प्रेसिडेंट्स, ओके। In many zoos around the world, cranes have bonded with caretakers. Once that happens, the bird is usually, और of course ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि बहुत सारी जगहों पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, एक बार ये अपने केयरटेकर्स के साथ बॉन्ड हो गए तो वो फिट नहीं है कि उन्हें वाइल्ड में छोड़ा जाए, ओके, क्योंकि वो किसी और से बॉन्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, once treated by Arif, the Saras crane had no future in the wild, but a happy bird does not belong to a zoo or its caretaker in jail. The wisest recourse therefore is to reunite the two and let them be. ये चीज़ इन्होंने कही है। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें, वो तो हमें नहीं पता, पर हमारे लिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये, क्योंकि यूपी का केस है, एक इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, यूपी की स्टेट बर्ड है ये, ठीक है। ये चीज़ तो याद रहेगी ही, आई थिंक इसमें आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का केस है, ठीक है। और क्या आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, आपने थंबनेल में देखा, आपने देखा काफ़ी अच्छी खासी 1.8 मीटर तक की इनकी हाइट है। तो यूजुअली जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ जाती है आप फ्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, आप याद रखिएगा। यूजुअली जो ये सुपरलेटिव डिस्क्रिप्शंस आती है ना प्रीलिम्स में, हमें लगता है गलत हो सकती हैं, पर अब ये फैक्ट है तो है, इसमें हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। ग्रे कलर की इनकी बॉडी है, लॉन्ग नेक्स हैं, इनका हेड भी रेड है, इनकी नेक भी रेड है, आपने बिल्कुल ये सारी जो टिपिकल डिस्क्रिप्शंस हैं ये आपने सारी की सारी थंबनेल में देखी हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका एसोसिएशन बहुत अच्छा होता है ह्यूमंस के साथ, ये सब कुछ आपने
ऑफ कोर्स इस पूरी स्टोरी से एटलीस्ट ये तो समझ ही लिया होगा, अगर इस तरह का कुछ आपके प्रीलिम्स में लिखा होता है तो दैट इज करेक्ट, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने आपको बताया वल्नरेबल कैटेगरी में बिलोंग करती हैं IUCN की रेड लिस्ट में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि, और ऑफ कोर्स समसपुर बर्ड सेंचुरी आपको पता होनी चाहिए, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, लखनऊ वाराणसी हाईवे पे, ये भी आपको पता है, ठीक है। और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्केड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 4 में है, स्केड्यूल 1 में नहीं है। अब स्केड्यूल 4 क्या होता है? पहली बात तो स्केड्यूल 4 में वो एनिमल्स होते हैं, स्केड्यूल 3 में भी स्केड्यूल 4 में भी, जो नॉन एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। ओके, तो आपको ये पता है इस केस में जो प्रोटेक्शन है, हंटिंग तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन जो अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो पेनल्टी इतनी ज्यादा नहीं है, इट्स लेस सीवियर रादर देन जो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल वाले एनिमल्स के केस में अप्लाई करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शेड्यूल 4 में और भी बहुत सारे फ्लेमिंगोज, फैल्कन्स, किंगफिशर्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो शेड्यूल 4 में आते हैं। तो शेड्यूल 4 वाली चीज आप प्लीज याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग सकता है कि आपकी पहली स्टेटमेंट अगर सारस क्रेन से रिलेटेड आती है कि सारस क्रेन से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो वो ये आएगी, ऐसा लिखा होगा पर वो गलत है, कि सारस क्रेन इज अ लार्ज माइग्रेटरी क्रेन फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सब कुछ सही है, ये होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, पर ये माइग्रेटरी नहीं है, इट इज अ नॉन माइग्रेटरी क्रेन, ये चीज आपको पता है। ओके, तो माइग्रेटरी क्रेन यूजुअली कहाँ से आती है? जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है तो ठंड के समय पे यहाँ पे आ जाओ, यही होता है ना विंटर के समय में, जो इधर उधर से साइबेरिया वगैरह है ना, ये सब कुछ साइबेरियन क्रेन वगैरह, ये माइग्रेटरी नहीं है, यहाँ से आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और यूजुअली वेटलैंड्स में, जो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया पैडी फील्ड जब पानी दे दिया जाता है, मॉनसून, ऐसे ऐसे साउथ एशिया के वेटलैंड्स में यूजुअली हम देखते हैं इनको काफी ज्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आई थिंक इससे ज़्यादा तो कुछ भी इंफॉर्मेशन, रेनी सीजन में ब्रीड करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए आप ये तो जानते ही हैं शेड्यूल 1 में तो और शेड्यूल 2 में जो बिल्कुल ही जिनको स्ट्रिक्टेस्ट प्रोटेक्शन देनी होती है, जैसे शेड्यूल 1 में चीता है, टाइगर है, और क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड है ना, ये सारे जो हैं वो आप जानते हैं कि शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। और शेड्यूल 5 आपको पता होना चाहिए, वर्मिन के बारे में बात करता है, इसमें 4 ही एनिमल्स हैं वर्मिन कैटेगरी में जिसको हंट किया जा सकता है, जैसे माइस है, रैट्स है, क्रोज हैं, फ्रूट बैट्स हैं, फ्रूट ईटिंग बैट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा सारस क्रेन से रिलेटेड और आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। अब देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ऑल्दो दिस इज एक्सप्लेन्ड पॉलिटिक्स, मोदी व्हाट्स इट अ सरनेम, यहाँ वाली चीज़ इसीलिए मैंने स्किप की है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है और हमारे ना ही प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना ही मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए क्या है ना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, मैंने आपको बताया डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, RPA में, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, 8, 9, 10, 11 सेक्शंस याद होने चाहिए आपको एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने कल ये भी बताया कि करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 123 जो है RPA का, ठीक है, सब सेक्शन 5, 6, 7, 3 इंदिरा गांधी जी के समय पे जो अप्लाई हुए, वो सब कुछ भी हमने कल डिस्कस कर लिया। और क्या क्या चल रहा है ना, क्योंकि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो मोदी सरनेम से स्टार्ट हुई है। ओके, ऑल्दो वी वोंट गो मच इनटू इट, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें जो आप ये कंट्रोवर्सी को पढ़ते रह जाएंगे लेकिन आएगा कुछ और वो यहाँ से हमें हिंट मिलता है। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो OBC कम्युनिटी है उनको डिफेम किया गया है, उनको, उनकी रेपुटेशन को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया, यही बात है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको OBC से रिलेटेड पता होनी चाहिए, और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे, एक और यहाँ पे चीज़ हमें पता चलती है गुजरात की एक टेम्पल के बारे में, और आपको अभी समझ आएगा क्योंकि मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, What are the people, who are the people with the Modi surname in गुजरात? कौन है लोग जिनके मोदी सरनेम है गुजरात में? अब देखिए बहुत सारे लोग अपना सरनेम मोदी यूज करते हैं, इट डज नॉट डिनोट एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी और कास्ट। कोई, यही तो बेसिकली राहुल गांधी जी के जो लॉयर हैं उनका कहना है, आई थिंक किरित पानमाला, उनका यही, वो खुद भी क्योंकि इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पर वो कह रहे हैं कि मोदी एक कम्युनिटी नहीं है, ना ही एक कास्ट है, कम्युनिटी और कास्ट तो कुछ और चीज़ है, और कहीं लोग मोदी लगा देते हैं, बस हम देखते हैं कैसे।
इन गुजरात द मोदी सरनेम इज यूज्ड बाय हिंदूज। अब आप देख सकते हैं गुजरात में जो मोदी सरनेम है वो हिंदूज भी लगाते हैं, मुस्लिम्स भी लगाते हैं, पारसीज भी लगाते हैं, ठीक है। देयर आर पीपल विद द मोदी सरनेम अमंग वैष्णवास, आप जानते हैं बनिया कम्युनिटी, खारवाड़, फिशरमैन पोरबंदर से जो आते हैं, फिर लोहानाज जो ट्रेडर्स की कम्युनिटी है। पूर्णेश मोदी जो आप जानते हैं राहुल गांधी जी के केस में कंप्लेनेंट हैं, जो बीजेपी के एक लीडर हैं, वो बिलोंग करते हैं टू मोडवानिक कम्युनिटी ऑफ सूरत, एज डज हसमुख लालवाला हु वॉज पूर्णेश मोदीज लॉयर। तो जो उनके लॉयर हैं जिन्होंने मानहानि का केस लगाया और जो उन्होंने मानहानि का केस को लड़ा है, लॉयर भी खुद भी इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और राहुल गांधी जी के जो लॉयर है वो भी इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कीरित पानवाला, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, क्लैन, किस क्लैन की बात कर रहे हैं, मोडवानिक क्लैन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लैन है ये वर्शिप करता है मोडेश्वरी माता को, जिनका जो टेम्पल है वो मोढेरा सन, अब देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है, मोढेरा सन टेम्पल जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, उसके पास है। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जानते हैं कि गुजरात के इलेक्शंस को खत्म हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है ना, अक्टूबर 2022 की ही बात है ये, तो डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत रीसेंट फिनोमिनन है। करंट का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीने पहले के करंट अफेयर्स आएंगे, वो तो हो भी नहीं रहा अब। करंट मतलब कंटेम्प्रेरी, 1 साल के करंट अफेयर्स तो मिनिमम है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो विजिट उन्होंने किया था जब वो असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे उससे पहले मुडेश्वरी टेम्पल में, ठीक है। तो मुडेश्वरी टेम्पल क्या है और जो मोढेरा सन टेम्पल है ये क्या है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट। जो सन टेम्पल है मोढेरा का, यानी कि मोढेरा सन टेम्पल, ये एक हिंदू टेम्पल है, आप जानते हैं हिंदू टेम्पल, सन टेम्पल है तो सूर्य, डीटी जो है वो सूर्य है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, ये तो अभी हमने देख लिया गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। तो यूजुअली क्या होता है ना कि आपसे मैच ऑफ फॉलोइंग पूछ लेते हैं कि जो मोढेरा सन टेम्पल है वो कहाँ है, या फिर आ जाएगा सन, बहुत सारे सन टेम्पल्स है ना, तो नीचे दिए गए सन टेम्पल्स कौन कौन सी स्टेट में है, अब आर द पेयर्स मैच्ड करेक्टली और नॉट, ठीक है। तो वो आ सकता है, तो आपको सन टेम्पल ऑफ मोढेरा पता होना चाहिए, इट्स इन गुजरात मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। ये बेसिकली एक रिवर है पुष्पवती, पुष्पवती रिवर के बैंक पे स्थित है। इसको आप जानते हैं भीम वन, चालुक्य डायनेस्टी के भीम वन जो किंग थे उनके रेन में बनाया गया था। ये सब कुछ पता है, जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था तब न्यूज़पेपर्स में आया था, ठीक है। पहली बात तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये मोढेरा टेम्पल है, सन टेम्पल है, गुजरात में है, ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस टेम्पल को इसलिए बनाया गया था टू कोमेमोरेट कि किस तरह का डिफेंस मोढेरा का किया गया था, विलेज है ना मोढेरा, तो उसका किया गया था भाई भीम वन, है ना, जो किंग थे, अगेंस्ट महमूद ऑफ गजनी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आप जानते हैं महमूद ऑफ गजनी वगैरह बहुत सारे लूट और ये सब में इन्वॉल्व थे बहुत बार, है ना, ये सब कुछ आप जानते हैं, ओके। और ये जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है ना, ये बिल्कुल सोलंकी स्टाइल में बना हुआ है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सोलंकी स्टाइल, चालुक्य स्टाइल, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जो मुडेश्वरी माता टेम्पल है, आप जानते हैं कि ये बिल्कुल ही सन टेम्पल के पास, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, स्थित है, ठीक है। और जो यहाँ पे मुडेश्वरी क्लैन है, हमने देखा वो वर्शिप करता है इनको, ओके, मोडवानिक जो क्लैन है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गॉडेस मोडेश्वरी जो है वो बेसिकली गॉडेस पार्वती का एक स्वरूप मानी जाती है, जिनके 18 वो हैं, बाजू है, 18 आर्म्स हैं, और हर एक आर्म में उन्होंने एक वेपन कैरी किया हुआ है ताकि वो पूरे क्लैन को, मोडवानिक क्लैन को बचा सकें डेंजर से किसी भी तरह के, ठीक है। तो वो उनकी वर्शिप करते हैं। और अब देखिए, क्योंकि सन टेम्पल्स, मैंने आपको बताया कि सन टेम्पल्स आपको सारे पता होने चाहिए, कि जो कोणार्क है सन टेम्पल वो उड़ीसा में है, ये तो बहुत ईजी है। कश्मीर में जो मार्टांड बेसिकली सन टेम्पल है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये 3 जो है ना सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, एक तो मुडेश्वरी जो सन टेम्पल है, और ये और मोढेरा सन टेम्पल, और फिर उसके बाद जो कोणार्क है विच इज़ इन उड़ीसा, एंड देन कश्मीर वाला। तो ये आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, जब मिस्टर मोदी वहाँ गए, तो जब असेंबली इलेक्शन के ही समय की बात चल रही, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था हेरिटेज लाइटिंग को इस सूर्य मंदिर में, जिससे बेसिकली क्या होता है कि ये फर्स्ट हेरिटेज साइट बन जाती है भारत की टू बी पावर्ड सोलली बाय सोलर एनर्जी,
ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था उस समय, आपको अगर याद हो, मोढेरा को, यानी कि इस विलेज को, मोढेरा को, एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लालवाला देर आर अराउंड 10 लाख मोडवानिक्स इन गुजरात। दे लिव एवरीवेयर इन द स्टेट, यूजुअली नॉर्थ और साउथ गुजरात में। डू ऑल मोदीज बिलोंग टू दी ओबीसीज? अब देखिए, बात तो यही है, क्योंकि जो केस है वो यही है कि क्योंकि आपने इस तरह से बोला वो काफ़ी डिफेमेटरी था मोदी सरनेम के लिए और पूरे ओबीसी समाज के लिए। तो क्या सारे मोदीज जो हैं वो ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं? नो दे डोंट, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। इनफैक्ट देयर इज नो कम्युनिटी, वही जैसे हम देख रहे हैं, कोई भी कम्युनिटी और कास्ट है ही नहीं बाय द नेम ऑफ मोदी। मोदी कोई कम्युनिटी है ही नहीं और कास्ट नहीं है। किस, अब हमें कैसे पता है ना, क्योंकि ओबीसी की एक लिस्ट है। ऑफ कोर्स जॉब्स में या एजुकेशन में जब आप रिजर्वेशन देते हैं तो ओबीसी की एक सेंट्रल लिस्ट आई हुई है, उसमें मोदी सरनेम का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंट्री नंबर 23 जो है इस सेंट्रल लिस्ट की, जिसमें 104 कम्युनिटीज हैं ओबीसी की फ्रॉम गुजरात, वो तेली कम्युनिटी यूजुअली जो है ना, तेली साहू, तेली राठौड़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, उन कम्युनिटीज के बारे में बात करता है। ठीक है, ऑल दीज कम्युनिटीज हैव ट्रेडिशनली, और आप जान सकते हैं तेली कम्युनिटी जो एक्सट्रैक्शन और ट्रेड ऑफ एडिबल ऑयल्स उसमें एंगेज है। ठीक है, तो वो यहाँ पे, और मिस्टर मोदी भी उसी, आप कह सकते हैं कि उसको बिलोंग करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज हु लिव इन ईस्ट उत्तर प्रदेश यूजुअली यूज सरनेम गुप्ता and often Modi as well. In the 136 communities from Bihar listed in the, और वही बिहार से भी बहुत सारे जो ओबीसीज की अगर हम लिस्ट उठा के देखेंगे, वहाँ पे भी कोई मोदी सरनेम नहीं है इस लिस्ट में, वहाँ पे भी तेली सरनेम ही है अगर हम ओबीसीज में देखें। द मोस्ट प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर इन बिहार सुशील कुमार मोदी हैज फाइल्ड अ सेपरेट केस ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट राहुल एंड दैट वी नो। ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है कि यहाँ पे तेली कम्युनिटी है हर जगह, राजस्थान में भी, बिहार में भी, है ना, यूपी में भी, लेकिन कोई कम्युनिटी मोदी नाम से नहीं इन्वॉल्व। when were these communities in Gujarat included in the central OBC list? आप जानते हैं पहली सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज कब आई थी? 1993 में। ठीक है, आप जानते हैं मंडल रिजर्वेशन को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ऑफकोर्स पहली सेंट्रल लिस्ट आई ओबीसीज की, वो 1993 में आई थी। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो 1991 का इंदिरा सानी जजमेंट उसके बाद आई होगी एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। ऑन October 27, 1999, the Muslim Ghanchi community was added to the central list of OBCs along with some other similar communities from other states. Subsequently, वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है। Thus the caste to which Prime Minister Modi belongs, Ghanchi, was included in the central list of OBs almost 18 months, जब वो सीएम बने थे उससे पहले 18 महीने पहले ही उनके सीएम बनने से उनकी जो कास्ट है वो ऐड हुई थी, मोदी नहीं, जो उनकी एक्चुअल कास्ट है। ठीक है, ओबीसी लिस्ट में। वेयर एल्स अदर देन गुजरात डू पीपल विद मोदी सरनेम लिव? जैसा कि हमने देखा अभी बहुत सारी जगहें हैं, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है। ओके, डे लाइट सेविंग टाइम। अब आप देखिए डे लाइट सेविंग टाइम का मतलब यहाँ क्या लिखा है। आप जानते हैं डे लाइट सेविंग टाइम का मतलब DST जिसे हम कहते हैं, क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस है जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपनी घड़ी के टाइम को 1 घंटा आगे कर देते हैं। यानी कि जैसे अभी कितने बज रहे हैं, जितने भी फॉर एग्जाम्पल अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं जान पूछ के क्या करूँगी, उसको 10 बजे कर दूंगी। ठीक है, 10 बज रहे हैं, मुझे ऐसा लगेगा, तो इन द सेंस मेरा दिन जो है वो जल्दी शुरू हो जाया करेगा। जल्दी शुरू होगा तो ऑफ कोर्स मैं जल्दी उठना शुरू कर दूंगी, है ना, और जल्दी उठना शुरू कर दूंगी तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट है ना अवेलेबल, तो क्यों ज़बरदस्ती लैम्प्स जलाना, लाइट जलाना, उनको ऑफ कर दूंगी, क्योंकि लाइट है, सब कुछ है, आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत है नहीं, आर्टिफिशियल फ्यूल को फूकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था डे लाइट सेविंग टाइम का। अब आप जानते हैं हमारी जैसी जो कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के आसपास बसी हुई हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन हमारे यहाँ पे आ ही नहीं रही है समर और विंटर्स में, ऐसा कुछ नहीं है। इनके केस में ऐसा होता है कि समर्स आते ही ये लोग क्या करते हैं, अपना जो घड़ी का समय है वो 1 घंटा आगे कर देते हैं, ताकि देखिए ये प्रैक्टिस आई क्यों गई थी, वो आज रेलेवेंट है भी है कि नहीं, यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ रहा है। इफ आई जस्ट रीड इट फॉर यू, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं,
According to Norway-based Time and Day, daylight saving time is the practice of setting the clocks forward 1 hour from the standard time during the summer. तो समर में आप क्या करते हैं, 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं अपनी घड़ी के समय को और फिर उसके बाद दोबारा उसी टाइम पे ले आते हैं जब ऑटम यानी कि विंटर्स आनी शुरू होती हैं. दिस इज डन टू मेक बेटर यूज ऑफ नेचुरल डे लाइट. इंडिया डज नॉट. अगर आपके प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू daylight saving time are correct, तो उसमें लिखा होता है इंडिया ऑल्सो फॉलोज दिस प्रैक्टिस ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर. दिस इज कम्प्लीटली रबिश. जैसा मैंने आपको बताया, हम इक्वेटर के पास लाई करने वाली कंट्री हैं, हमें इतनी वेरिएशंस ही नहीं फील होती डे टाइम आवर्स में बिटवीन सीजन्स. वैसा ही रहता है ऑलमोस्ट हमारा, इतना फ्लक्चुएशन नहीं है हमारे यहाँ पे, सही धूप रहती है हमेशा ही. व्हाट हैपेंड इन लेबनन, तो लेबनन के केस में क्या हुआ है, बेसिकली लेबनन वाज थ्रोन. अब ओके, यहाँ पे सारी कंट्रीज, अब लेबनन वगैरह हम इनको सेपरेटली नहीं देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्चुअली आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्या कहाँ था, कनाडा में आया था ये जुलाई 1, 1908. ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पहली बार जब ये आया तो जुलाई 1, 1908 में आया था. रेजिडेंट्स ऑफ पोर्ट आर्थर ओंटारियो यानी कि कनाडा, जिनको हम आज थंडर बे कहते हैं, ठीक है, उस रीजन को, ठीक है, उन्होंने अपनी घड़ी 1 घंटे आगे कर दी थी टू स्टार्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट DST पीरियड. तो कनाडा यहाँ पे आप देख सकते हैं. फिर कनाडा के बाद और बहुत सारे लोगों ने इस सूट को फॉलो किया, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, है ना. 1916 में आप ये पढ़ सकते हैं, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया 1916 में. टू मिनिमाइज द यूज ऑफ, क्यों इन्होंने किया होगा, सोचिए 1916 में क्या चल रहा होगा, World War I चल रहा होगा. तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग को उसके यूज़ को कम करना और फ्यूल को सेव करना, क्योंकि उस समय उनको हर चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, रेवेन्यू की बहुत ज़रूरत थी, वेस्टेज नहीं करना चाहते थे एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन आज क्या है, क्योंकि अब देखिए आप खुद सोचिए आज कितना ही फ्यूल बच जाता होगा. पूरे दिन तो आप AC चला के, और इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें हर चीज़ में एनर्जी यूज़ हो रही है, फ्यूल यूज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ यूज़ हो ही रहा है. तो कितना आपका 1 घंटे टाइम वो करके कितना बच जाता होगा. तो वही यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट है नहीं है, वो बातें यहाँ पे की जा रही हैं. ओके, अब देखिए यहाँ हम अब बाकी जो द हिंदू के आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं. ओके, हीट एक्शन प्लान्स इन इंडिया फेल्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबल ग्रुप्स स्टडी. अब देखिए आप जानते हैं कि गर्मी आने वाली है, आ चुकी है ऑलमोस्ट. तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूजुअली बैठक भी बिठाई थी सबसे पूछने के लिए हीट प्रिपेयर्डनेस है नहीं है, इस तरह की बातें. तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हीट वेव्स की किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है हमारी कंट्री की. फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज हाई लेवल मीटिंग अर्लियर दिस मंथ टू रिव्यू हीट वेव प्रिपेयर्डनेस. अ न्यू रिपोर्ट किससे आई है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से. इसका टाइटल क्या है रिपोर्ट का, हाउ इज इंडिया अडेप्टिंग टू हीट वेव्स. ठीक है, तो यहाँ पे इनका ऑफ कोर्स कंक्लूजन ये है कि हम बहुत ही इल प्रिपेयर्ड हैं टू फेस द हीट. ये थिंक टैंक है जो इन्होंने एनालाइज किया है 37 हीट एक्शन प्लान्स को अक्रॉस 18 स्टेट्स, इवेल्युएट करने के लिए कि कैसे ये जो पॉलिसी एक्शन है जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, है ना, क्या उनके बारे में आइडेंटिफाई करता है सबसे वल्नरेबल कौन होंगे हीट वेव्स होंगी तो, और क्या उनको केटर करने के लिए सही पॉलिसीज एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं, है ना. तो ये सारी चीज़ें, और इन्होंने फाइंड आउट किया है कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बिल्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट. उन्होंने बस ऐसे जनरली चीज़ें लिख दी हैं, कुछ अच्छी खासी यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हो रही है. इट फाउंड दैट नियरली ऑल ऑफ देम फेल टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट. जैसे कि मैंने आपको बताया, ना तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना टारगेट कर पा रहे हैं. जब आइडेंटिफिकेशन सही से नहीं हो रही तो टारगेट कैसे करोगे आप वल्नरेबल ग्रुप्स को. एंड आर अंडर फंडेड, ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे. एक तो पहली बात वल्नरेबल ग्रुप्स वाली चीज़ हमने देख ली, फिर उसके बाद अंडर फंडेड है, ठीक है, और साथ ही में ट्रांसपेरेंट भी नहीं है. बहुतों ने तो ऑनलाइन ही नहीं पब्लिश किया हुआ कि उनके हीट एक्शन प्लान है क्या. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फंडिंग अच्छी नहीं है, फंडिंग के सोर्सेज ही नहीं आइडेंटिफाई किए हुए. खुद से जितना आपको लगे एलोकेट कर दो, खुद से कैसे एलोकेशन हो सकती है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आएगा क्या, कुछ डिमार्केशन ही नहीं है, ना बजट में ना डिपार्टमेंट लेवल पे, नथिंग. ओके, तो एक्सट्रीम हीट पोजेज एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज टू हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. देखिए अभी क्या है ना, हमें ऐसा लगेगा अरे ये तो बाबू लोगों का काम है, हीट एक्शन, रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, ये सुनने में अच्छे लगते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. जब इससे चीज़ें एक लार्जर मास लेवल पे अफेक्ट होने लगती है ना, तो हमें लगता है अच्छा क्लाइमेट चेंज भी कुछ चीज़ है. जब हमें पता चलता है कि जो हमारी वीट क्रॉप्स हैं वो फेब्रवरी में इतनी गर्मी आ जाती है कि वो डिसरप्ट होने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें जब मास लेवल तक पहुंचती है ना, तो हमें लगता है ओ इट्स वेरी डेवास्टेटिंग. अनलेस दैट हैपेंस ऑफ कोर्स वी डोंट रियलाइज, हम उसको
उसको रिबफ करते रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है क्यों ही डिस्कस करना व्हाट इज़ हीट वेव, आज पता नहीं क्या शुरू हो गए हैं, हम तो बचपन से सहते आ रहे हैं ये गर्मी वगैरह। तो आई थिंक पीपल शुड टॉक अबाउट इट मोर, और इसको टारगेटेड एक फोकस देना चाहिए। लैंडमार्क हीट वेव्स आप जानते हैं 1998 में, फिर 2002 में, 2010 में, 2015 में, फिर 2022 में, हैव ईच लेड टू लार्ज डेथ टोल्स। यस, क्योंकि आप जानते हैं कितना ज़्यादा डायरिया, डिहाइड्रेशन, प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, बहुत सारा ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव इकोनॉमिक डैमेज भी होता है। ऑफ कोर्स अब आप खुद सोचिए, विंटर क्रॉप है एक, वीट, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो उनके लिए कितना बड़ा इकोनॉमिक डैमेज है। ऑलरेडी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हैं। इट ऑफ कोर्स अफेक्ट्स वाटर अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सिस्टम्स। आई थिंक एक टर्म होती है, आई थिंक इट इज़ कॉल्ड वाटर एनर्जी एंड फूड ट्राइंगल। ठीक है, तो वाटर एनर्जी फूड ट्राइंगल जो होता है उसमें ये पता चलता है कि फूड एनर्जी और वाटर कितना इंटरलिंक्ड है, और वो यहाँ से हम समझ सकते हैं। ऑल्दो यहाँ लिखा नहीं है पर आप खुद जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है, मैं कुछ उगा रही हूँ, तो उसको उगाने के लिए ऑफ कोर्स मेरे को पानी देना है। ठीक है, तो फूड आ गया, वाटर आ गया, अब लास्ट क्या बचा, एनर्जी। लेकिन पानी मैं ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो उसके लिए पंप चाहिए, तो एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो ये तीनों एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है। ठीक है, तो कोई भी एक हैम्पर होता है या कोई भी एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा हिल रही है तो बाकी तीनों फैक्टर्स ऑटोमेटिकली हिलने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर एनर्जी वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेन फेड अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ऑटोमेटिकली फूड हो जाएगा, वाटर इफेक्ट हुआ तो फूड इफेक्ट हुआ। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता है। फिर हम क्या करेंगे, और एनर्जी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाटर इफेक्ट हो रहा है रेनफेड वाले केस में, तो और एक्सट्रैक्ट करो ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो और एनर्जी लगाओ। तो ये पूरा एक लूप है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल लेवल्स हैव रिस्पॉन्डेड बाय क्रिएटिंग हीट एक्शन प्लान्स विच प्रिस्क्राइब वही सारी चीज़ लिखी है कि पोस्ट हीट वेव रिस्पॉन्स मेजर्स क्या होने चाहिए, प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। सबने रिस्पॉन्ड तो किया है विच इज़ गुड, पर ये जो एक्शन प्लान्स हैं ये सही नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट ओनली 2 हीट एक्शन प्लान्स कैरी आउट एंड प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स, जिसमें सिस्टमैटिक स्टडीज़ कैरी आउट की गई हैं कि कौन पीपल है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सिटी लेवल पे। ठीक है, तो ऐसे 2 ही केवल HAPs थे। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होंगे ऑफ कोर्स पुअरेस्ट ऑफ पुअर होंगे। और यही बातें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे सरकार इसका कैसे नोट लेती है, कैसे नहीं। चीता डाइज ऑफ किडनी एलमेंट इन कूनो पार्क। अब आप जानते हैं यहाँ पे देखिए साशा, और जब नामीबिया से इन्हें लाया गया था, वन ऑफ द चीताज, फीमेल चीता, तो जब उन्हें लाया गया था तो हमें तभी पता था दैट शी इज सॉर्ट ऑफ नॉट डूइंग वेल, जब से साशा को लाया गया। ठीक है, तो उस नाउ फाइनली शी इज पास्ड अवे ऑफ अ किडनी एलमेंट। ठीक है, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के ये कूनो नेशनल पार्क में इन्हें लाया गया था। The female cheetah, aged 4.5, was among the 8 cheetahs translocated from Namibia and housed in the park in Shopur district. Cheetah Sasha passed away due to वही सारी यहाँ पे feline, आप जानते हैं कि ये सारी species हैं। Students to get new textbooks from NCERT after a gap of nearly 20 years. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइनली 20 साल बाद स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं हर लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी, सारे लेवल के जो बच्चे हैं उनको अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी। कब से, जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा 2024 से लेके 2025 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ऑल्दो बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि अभी तो देखिए क्या है कि प्राइमरी लेवल तक की बुक्स नहीं आई हैं, है ना, सही से, तो 1 साल के अंदर अंदर कैसे हम सब कुछ अपडेट कर देंगे, तो टॉल टास्क डेफिनेटली। तो कई लोग कह रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस 2024 एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑफ कोर्स इवन इफ इट इज इलेक्शंस, इफ दिस हैपेंस, इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स, इट्स गुड फॉर द कंट्री एज अ होल। सो नॉनदलेस बहुत सारी चीज़ें इलेक्शंस के लिए ही होती हैं, पर अगर उससे अच्छा हो जाए हमारे लोगों का तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स गुड। डेवलपिंग टेक्स्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू द NCF in a year's time is a tall task, but we are up to the challenge, जैसे कि मैंने आपको बताया। Currently the government has released the NCF for pre-school to class 2। वही चीज़ हमने देखा कि नेशनल करिकुलम जो है
वो प्री स्कूल से क्लास दूसरी तक का निकला है, जो बच्चे हैं 3 से 8 साल की उम्र के, उनके लिए। तो ऑफ कोर्स बाकियों के लिए निकालना, अभी उनकी बुक्स भी सही से नहीं आई हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क। और ये सारी टेक्स्ट बुक जो है इन्हें डेवलप किया जाएगा 22 लैंग्वेजेस में, आप जानते हैं, अगेन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो हमारा पर्सपेक्टिव है। ओके और साथ ही में हमने जादुई पिटारा उसके बारे में डिस्कस किया था, मैजिक बॉक्स के प्ले वे में पढ़ाना है बच्चों को। इट्स गोइंग टू बी अ प्ले टीचिंग, जिसमें जो करिकुलम है वो प्ले मेथड में डालो, ये नहीं कि करिकुलम में प्ले डालने की कोशिश करो। प्ले इज थिंग, इज द वे यू वुड टीच किड्स, क्योंकि उसी तरह से वो याद रख पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है पांचाड़ी, ये एक वे है टू टीच, है ना, लर्निंग प्रोसेस का एक 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस है, जिससे रोट लर्निंग को हटाना। ये तो रोट लर्निंग को हटाना एडुकेशन पे GS1 में कोई क्वेश्चन आता है, या फिर अगर आपके GS4 में कोई क्वेश्चन आता है, या आप एस्से में लिख रहे हैं, तो आप ये मेथड लिख सकते हैं। क्या है, ठीक है, ये हम देखते हैं फाउंडेशनल लेवल पे कैसे आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। पहले तो आता है नंबर 1 स्टेप इज अदिति। अदिति का मतलब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो बच्चों को, ठीक है। नंबर 2 इज बोध। बोध का मतलब क्या होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या। थर्ड स्टेप होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। फोर्थ स्टेप होता है प्रयोग, अप्लाई करो जो सीखा है आपने, कैसे, प्रैक्टिकली। ओके, पांचवा स्टेप है प्रसार, एक्सपेंशन, जो आपने सीखा है दूसरों को भी सिखाओ, दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू लर्न स्टफ। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप लिख सकते हैं, गुड फॉर यू, आई मीन। और बच्चों के लिए भी देखते हैं, अच्छा ही होना चाहिए। हाई कोर्ट सीक्स ChatGPT's रिस्पॉन्स ऑन बेल पी। अब देखिए क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ChatGPT से क्वेश्चन पूछा। पहली बात तो देखिए, बेल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है। बेल जूरिस्प्रूडेंस मतलब कि किस तरह के ऑफेंसेस के लिए बेल दी जानी चाहिए और किस तरह के ऑफेंसेस के लिए बेल नहीं दी जानी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इंटेंसिटी या क्या सीवियरिटी हुई थी ऑफेंस की, ठीक है। इस पर डिसाइड करेंगे। ऑफ कोर्स ये डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की कि किस तरह का केस था, क्या ब्रूटैलिटी थी, किस लेवल की क्रूएलिटी थी असॉल्ट करते हुए, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है कि बेल मिलेगी किसी को या नहीं मिलेगी। अब ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे क्या है, एक जो अक्यूज्ड है उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। एक आप जानते हैं अलीज्ड मर्डर ऑफ रमनदीप सिंह इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट इन 2020, पर उनको ऑफ कोर्स बेल तो डिनाई कर दी, डिसमिस कर दी गई उनकी बेल की प्ली को, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही क्रूएलिटी इन्वॉल्व थी इस असॉल्ट में। लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ChatGPT से पूछा कि ये देखिए, आई थिंक लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन। ChatGPT से पूछा कि व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंस ऑन बेल व्हेन द असैलेंट्स असॉल्टेड विद क्रूएलिटी। जब आपने असॉल्ट किया बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी के साथ, तो पूरे संसार में बेल जूरिस्प्रूडेंस कैसी है, किस लेवल पे बेल मिलती है, किस लेवल पे नहीं। तो ChatGPT ने क्या कहा वो हम सुनते हैं। द जूरिस्प्रूडेंस ऑन बेल फॉर केसेस वेयर द असैलेंट्स हैव assaulted with cruelty will depend on the specific circumstances of the case। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा, circumstances पे डिपेंड करेगा, and the laws and the regulations of the jurisdiction where the case is being tried। of course ये स्टेट पे, ये उस गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा जहाँ पे वो केस हुआ है ना। हाउएवर इन जनरल, लेकिन साथ में ChatGPT ये भी कहती है, लेकिन जनरली क्या होता है, अगर तो जो जिन्होंने इस तरह का क्राइम किया है, ठीक है, एंड दे आर चार्ज विद वायलेंट क्राइम जिसमें क्रूएलिटी भी इन्वॉल्व है, जैसे मर्डर, एग्रीवेटेड असॉल्ट या टॉर्चर, ठीक है, तो उनको हमें एक डेंजर कंसिडर करना चाहिए कम्युनिटी के लिए भी, और वो फ्लाइट रिस्क भी होते हैं। और इन तरह के केसेस में जजेस शुड बी लेस इंक्लाइंड, जजेस को यूजुअली ग्रांट नहीं ही करनी चाहिए बेल, ठीक है। या और साथ ही में जो बेल का अमाउंट है, अगर बेल ग्रांट कर भी रहे हैं थोड़ा कम सीवियर है, तो बहुत ही हाई रखना चाहिए, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी के लिए रिस्क होते हैं क्योंकि ऐसे लोग, इनका ये कहना है ChatGPT का। ओके, बोरोवर शुड बी हर्ड बिफोर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, ओके, जिसको हम कहते हैं हियर द अदर साइड, ठीक है। जो जिसके ऊपर आप कोई एलिगेशन लगा रहे हैं उसको सुन तो लीजिए एक बारी, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली, आप जब किसी का अकाउंट जो है उसको फ्रॉड क्लासिफाई कर देते हैं, तो फ्रॉड क्लासिफाई करने से पहले प्लीज़ उसे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए टू बी हर्ड, क्योंकि आप जानते हैं किसी के अकाउंट को फ्रॉड क्लासिफाई करना एक बहुत ही ज़्यादा सिविल, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एक उन पे कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उन लोगों पे, ठीक है। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेट द सिविल कॉन्सिक्वेंसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफ एन अकाउंट बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉड अंडर द
Reserve Bank of India frauds classification and reporting by commercial banks and select financial institutions directions 2016, or the central bank's master directions on fraud amount to civil death to the borrowers. Definitely वो कभी credit नहीं ले सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते. They would actually go, आप कह सकते हैं कि उनको किसी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी कभी उनको आगे लाइफ में कुछ करना हो तो they would sort of be thrown into poverty. ओके तो ये चीज़ यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो इन्होंने बोला इट हैज़ टू बी डेफिनेटली followed. Since the classification of an account as fraud entails serious civil consequences for the buyer, the directions must be construed reasonably by reading them into the requirement of observing the principle of natural justice. अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए. अगर उसमें लिखा है कि किसी भी अकाउंट को फ्रॉड क्लासीफाई करने से पहले अकॉर्डिंग टू द RBI डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड क्लासिफिकेशन ऑल ऑफ दैट 2016 की प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड नहीं दी जाती तो दैट इज रॉन्ग. इट हैज़ टू बी गिवन क्योंकि अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया. नेपाल ऑन हाई अलर्ट एज इंडिया सेज अमृतपाल क्रॉस्ड बॉर्डर. तो नेपाल की अथॉरिटीज़ को इंडियन एम्बेसी द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे ऐसे है अमृतपाल सिंह जी दिखते हैं, ठीक है, और उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है. तो अगर वो इंडियन पासपोर्ट या किसी और तरह के भी पासपोर्ट को यूज़ करके नेपाल को भी क्रॉस करते हैं या कुछ भी होता है सो बी ऑन चेक, बी ऑन योर टोज. ओके, नेपाल on Monday put on a high alert on the possibility of wanted pro-Khalistani group chief Amritpal Singh entering the country over the land border in a response to a special request from India. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और कुछ भी नहीं है. लुकआउट सर्कुलर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अगर जैसे किसी के खिलाफ ये जारी किया गया है तो एयरपोर्ट, कोई भी एयरपोर्ट हो, तो उस पर उस एयरपोर्ट पे सारे ऑफिशियल्स को पता होता है कि इस पर्टिकुलर तरह का कोई इंसान आएगा तो उसको वहीं पे जब्त कर लेना और फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हैंड ओवर करना है. एफिनिटी टेस्ट इज़ नॉट अ लिटमस टेस्ट टू डिसाइड कास्ट क्लेम सुप्रीम कोर्ट. एफिनिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है. एफिनिटी टेस्ट होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट है या एक पर्टिकुलर क्लैन है, ठीक है, उसमें किस तरह के एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर एथनोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, किस तरह के रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं, कस्टम्स, वो कास्ट कौन से कस्टम्स फॉलो करती है, क्या मैरिज का मोड है, क्या डेथ सेरेमनीज या फिर ब्यूरियल कैसे होता है डेड बॉडीज़ का, ये सारी चीज़ें जो एक कास्ट में या ट्राइब में फॉलो की जाती है. तो अगर तो जो एक पर्टिकुलर इंसान है जो कह रहा है कि मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूँ या इस ट्राइब को बिलोंग करता हूँ, उसको इस सारी चीज़ों की नॉलेज है ना, हर तरह के इस रिचुअल की, कस्टम की, प्रैक्टिस की, मैरिज मोड की, डिवोर्स मोड की, सारी चीज़ों की, ठीक है. तो इसे हम एफिनिटी टेस्ट कहते हैं. लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एफिनिटी टेस्ट एक बहुत ही एसेंशियल फीचर भी नहीं है अगर ये साबित करना है किसी को कि ये पर्टिकुलर जो इंसान है वो इसी कास्ट को या ट्राइब को बिलोंग करता है, क्योंकि किसी को भी पता हो सकता है ना. ज़रूरी थोड़ा है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं तो इसीलिए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. ऐसा नहीं है, आप किसी और कास्ट को बिलोंग कर सकते हैं लेकिन उस कास्ट के बारे में आपको सब कुछ पता हो सकता है. मे बी आपको बेस्ट फ्रेंड उस कास्ट से और आपको इंटरेस्ट जनरेट हो गया, मे बी आपने पढ़ाई उस चीज़ की हो, मे बी आप रहे हों आसपास ऐसे. तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चली है that the applicant may have good knowledge about these traits without belonging to the particular caste or tribe. An affinity test cannot be the litmus test to decide a caste claim. इसीलिए हमें ये चीज़ यहाँ पे पता चलती है. अब देखिए यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि बिल्किस बानो जी का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू गुजरात सेंटर इन बिल्किस बानो केस. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं गुजरात को और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को. देखिए क्या है, आप जानते हैं रिट पिटिशन फाइल की गई है. ऑफ कोर्स एक तो मिस जो बानो है उनके द्वारा, बिल्किस बानो जी, और बाकी जो और रिट पिटिशन है जिसमें CPIM लीडर हैं और तृणमूल कांग्रेस की लीडर है महुआ मोइत्रा, है ना, इन्होंने, तो उसको सुना जा रहा है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिस KM जोसेफ हैं और BV नागरत्ना. तो वो बस ये सोच रहे हैं, दे वंडरिंग कि क्या यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया था वाइल रेमिशन ग्रांट की गई थी 11 लोगों को. व्हेन मर्डर कॉन्विक्ट्स टेंड टू अदरवाइज लैंग्वेज इन प्रिजन फॉर ईयर्स, ठीक है. तो मर्डर कॉन्विक्ट्स को तो कितने सालों के लिए आप देखते हैं, और स्पेशली इस तरह का गैंग रेप और उसके बाद जो ये मर्डर है ना, और फिर रेमिशन
क्या सब लोगों को मिल जाती है तो इनको मिली है, क्योंकि सब लोगों को तो नहीं मिलती है, तो हमें पता है ना। तो क्या सही चीज़ें फॉलो की गई थी, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था? क्या गुजरात एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी ये रिमिशन ग्रांट करने की, या महाराष्ट्र थी? क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीआई कोर्ट महाराष्ट्र, उन्होंने ये केस हैंडल किया था, है ना। तो ऑफेंडर्स को सेंटेंस कहाँ मिला था? ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में, है ना। तो उनको देनी चाहिए थी या गुजरात को देनी चाहिए थे? क्या थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? ये सारी बातें यहाँ डिस्कस हो रही है, डिस्कशन चलेगी। लेट्स सी, जब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी और अपने कंक्लूजन की तरफ आती जाएंगी, हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके। विल मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हेल्प बूस्ट द सेक्टर? अब देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं टेक्सटाइल एक ऐसा चीज़ है ना जो प्रेलिम्स में भी और मेंस में थोड़ा सा ओवरड्यू है। पिछले 3-4 सालों से बहुत कोशिश की जा रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिले, क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखी, हम इकोनॉमिक सर्वे में समझ चुके हैं, और बहुत बार मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि हमको, और पिछले बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वेज में ये चीज़ मेंशन की जा रही है कि हमें बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है बांग्लादेश से, वियतनाम से, है ना। वो हमारे जो टेक्सटाइल मार्केट थे उसको खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई जगहों पे हमारे एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे, पर अब वहीं के लोग बांग्लादेश से या वियतनाम, इन जगहों से ले रहे हैं वो सारे कपड़े, ठीक है। एक तो ये चीज़ बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे जो लेदर, यूजुअली लेदर और कॉटन को डोमिनेट करते हैं, आप जानते हैं, लेकिन जो हमारा लेदर वाला डिमांड है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेदर वीगनिज्म और ये सब वगैरह जो बाहर के लोग मंगवाया करते थे, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस बात का, और थोड़ा ओल्ड फैशन भी हो गया है, तो इसीलिए एक ये चीज़ काफ़ी हिट कर रही है। तीसरा क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के केस में, वो ये है कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर ना बहुत फ्रेगमेंटेड है। स्पिनिंग यहाँ हो रही है, वो एक दूसरे स्टेट में हो रही है, वीविंग, है ना, ऐसा बहुत ही फैला हुआ है। तो अगर हमें चीज़ों को, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है, जो कि बहुत ज़्यादा है अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने पड़ेंगे, टेक्सटाइल पार्क्स बनाने पड़ेंगे, जिसपे लोग, जो वर्कर्स, वो रह भी वही रहे हैं, है ना। स्पिनिंग वाले वर्कर्स भी वही हैं, स्पिनिंग वाली फैक्ट्रीज भी वही हैं, उनके साथ ही में वीविंग वाली फैक्ट्री, सब कुछ एक साथ है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड कर रही है उसका लाभ सब उठा सकें, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो जाए, और ऑफकोर्स हम बहुत सारे एक्सपोर्ट्स कर सकें। ये हमारा एम है, ठीक है। आई होप अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्च 17 आप जानते हैं सरकार ने अनाउंस किया कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे पीएम मित्रा स्कीम के तहत, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन इन एपरल स्कीम। आप जानते हैं ये फर्स्ट फेज होगा, ऑफ कोर्स 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स होंगे, ओके। और आप जानते हैं पीएम मित्रा को तो हम बहुत समय से डिस्कस कर रहे हैं, 2021 के साल से। द स्कीम विच सीक्स टू स्ट्रीमलाइन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इनटू वन इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेकिंग इन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग टू प्रिंटिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹70,000 करोड़, 20 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा, और ये सारी बातें हम जानते हैं। What is expected in the first phase? Under the first phase of PM Mitra scheme, large textile parks spread across at least 1,000 acres will come up in 7 states. ठीक है, तो 7 ही टेक्सटाइल पार्क्स हैं और इंडिविजुअली 7 स्टेट्स में बनने हैं। तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, कुछ कुछ चीज़ें बहुत याद करना आसान है। तमिलनाडु आप जानते हैं कांजीवरम साड़ी और ये सब वगैरह के लिए बहुत फेमस है, तो एक तो तमिलनाडु होगा। गुजरात आप जानते हैं कॉटन के लिए बहुत फेमस है, तो गुजरात होगा, ठीक है। कर्नाटका भी आप जानते हैं मैसूर सिल्क और ये सब वगैरह बहुत सारी, तो ये कुछ कुछ जगहें तो आप याद रख लीजिए। यूपी वैसे ही लखनवी चिकनकारी और ये सब वगैरह है ना, ठीक है, इस चीज़ के लिए याद रख लीजिए। कहीं अगर आ गया बाई चांस प्रेलिम्स में कि 7 पार्क्स बन रहे हैं, उसमें से कौन कौन सी स्टेट्स में बनेंगे, तो ये चीज़ यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ओके। How housing the entire textile value chain from fiber to fabric to garments. The parks will have plug and play. और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है ना कि अगर वो लिखी हुई है मेगा टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट लिखी है द पार्क्स विल हैव प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड ऑल कॉमन एमिनिटीज रिक्वायर्ड, जो सरकार प्रोवाइड करेगी, दैट इज ट्रू, ओके। सब कुछ अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर, बस आपने आना है, सेट करना है, प्रोड्यूस करना शुरू करना है, ठीक है, बस ये होने वाला है यहाँ पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजट आउटले आप जानते हैं 4,445 करोड़ इज टू बी स्पेंट टिल 2027-2028। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा, एसपीवीज को, जिसमें 51% इक्विटी होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास और 49% इक्विटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर ईच पार्क।
SPV हर एक पार्क के लिए फॉर्म किया जाएगा। आपके प्रीलिम्स में यही सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि SPV जो फॉर्म हो रहा है उसमें एक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, जबकि गलत है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेगी, ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये हमें पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप जानते हैं लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, चाहे वो, एंड इट विल ऑफ कोर्स बी अ पार्ट ऑफ द SPV जो अभी हमने देखा 51% तो स्टेट गवर्नमेंट का है। और क्या करेगा, रिक्वायर्ड क्लियरेंसेज जो भी चाहिए होंगे सेटअप करने के लिए इधर उधर, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसबर्स डेवलपमेंट कैपिटल फंड ऑफ ₹500 करोड़ इन 2 ट्रांचेस, 2 भागों में, 2 फेजेस में, फॉर ईच ऑफ द 7 फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ कोर एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट कैपिटल फंड बना है। कैपिटल फंड है तो ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ₹500 करोड़ इन 2 ट्रांचेस हर एक फैसिलिटी के लिए, ओके। इट विल ऑल्सो गिव अ कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव सपोर्ट ऑफ ₹300 करोड़ पर पार्क, ओके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट भी देगी 300 करोड़ रुपए का पर पार्क टू बी प्रोवाइडेड टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ओके। ऑफ कोर्स सारे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलग है, स्पिनिंग वीविंग अलग है, तो ये बेसिकली जो है कंपेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलेगा। इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टेक्सटाइल स्कीम्स? यस, इट इज डिफरेंट। पहली जो स्कीम्स थी, जैसा कि हम देख सकते हैं, टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स सच एज एपरल पार्क स्कीम। एपरल पार्क स्कीम इस तरह की कुछ पहले भी आ चुकी है 2002 में, ठीक है। फिर एक और स्कीम आई थी, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स 2005 में, जिन्होंने सपोर्ट किया था कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जो PM मित्रा स्कीम है वो एक यूनिक इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि इसकी जो एम्फोसिस है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे है और प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को डेवलप करने पे है। द स्कीम इज टू बी implemented jointly by the center and state governments, ये भी बहुत यूनिक है। The parks which will be open for of FDI will be located in states that have inherent strengths in textile sectors, जैसे तमिलनाडु, ठीक है। Each park will have affluent treatment plants, accommodation of, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्कर्स भी वही रहेंगे, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स भी वही हैं, वेयर हाउसेज भी वही हैं, सब कुछ। इट इज़ डिजाइंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंपनीज दैट आर लुकिंग टू स्केल अप एंड रिक्वायर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज in one location. What will be the impact on MSMEs? आप देखते हैं जो MSME सेक्टर है ना, वो 80% ऑफ द टेक्सटाइल्स और एपरल्स हैं उसको कंट्रोल करता है इंडिया में। ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में डेटा देखा है, ठीक है। फर्दर, द इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग यूनिट्स आर मोर कॉटन बेस्ड। द इंडस्ट्री हैज़ मिक्सड व्यूज ऑन द इमीडिएट इम्पैक्ट। अभी देखते हैं इमीडिएट इम्पैक्ट तो क्या होगा, उसमें इंडस्ट्री बहुत कुछ कह नहीं पा रही है, पर जो चैलेंजेस हैं वो जो यहाँ लिखे हैं वो सारी मैं चैलेंजेस आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि चाइना, अब देखिए क्या है ना कि हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतना है और ये सब फ्रेगमेंटेड होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा महंगा है। आप देखते हैं इंडियन सूट, इंडियन चीज़ें जो थोड़ी महंगी है, और चाइनीज़ या हांगकॉन्ग वाले जो कपड़े हैं वो बहुत ही सस्ते आ जाते हैं। तो वो हमें थोड़ा कंपेटिटिव बनाना है और वही हम कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। Does industry expect a boost in exports? Yes, it does, of course. Why shouldn't it? Indian textile and clothing exports have stagnated at around, अब देखिए अगर आपके prelims में स्टेटमेंट लिखी है कि Indian textile and clothing exports have risen from in the past 5 years, that is a wrong statement. इंडियन टेक्सटाइल और क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्टैगनेट हो गए हैं पिछले 4-5 सालों में $40 बिलियन मार्क पे। और लास्ट ईयर ठीक है $40 बिलियन से हमने थोड़ा कुछ आगे कर दिया, $44 बिलियन पे हम थे। The aim is to achieve $100 billion in export and target a domestic business of $250 billion by 2030. ये वादा पीयूष गोयल जी को बहुत बार बोलते सुनते हैं। The PM Mitra Parks aim to augment the export potential of the sector. Cotton based products जो हैं वो 65% of total textile and apparel exports को constitute करते हैं हमारे, बहुत important, more than half of India's textile and apparel exports are cotton based is a correct statement because 65% cotton based exports हैं. Indian exports which cover a gamut of products are mainly known for yarn, bed sheets, towels, t-shirts, okay, denim fabric. Expanding the fiber and product line will give India a larger share in the global market. अभी तो हम 5% ही share hold करते हैं global market में. This is also good, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, पर हम definitely इसको
स्केल अप कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू मेक अ जॉइंट लीप इन एक्सपोर्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डेवलपर्स शुड गिव थ्रस्ट टू. ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो.